Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture we are going to start the second part of immune system or second type of immunity, which we call acquired immunity. So in our previous lectures we have completed about the inborn immunity, genetic immunity or innate immunity. So let us start with acquired immunity. Acquired immunity is named because it has been adapted by the individual after the birth. As it has been adapted after the birth, the other name of that immunity is adaptive immunity, or unlike innate immunity, this immunity is specific to a particular type of pathogen. We also call that specific immunity. So today's lecture, it would be about acquired immunity, or let's call that non-genetic immunity, or let's call that adaptive immunity, or let's call that specific immunity. So it is non-genetic and it has been adapted after birth. See what happened, I was telling you about line of defense. So on a quick revision, the first line of defense, it was physical and physiological barrier. The physical barrier and physiological barrier of innate immunity is first line of defense. Second line of defense is cellular barrier and cytokine barrier. So innate immunity mainly comprises first and second line of defense, whereas the third line of defense, it is by acquired immunity, and very soon I am going to tell you it is B cell or T cell immunity. So in order to make us ill, किसी भी पैथोजन को हमारे बॉडी में सर्वाइव करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पास करना पड़ेगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पास करना पड़ेगा, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी ओवरकम करना होगा, तभी जाके वो आपको बीमार करेगा. तो लेट अस स्टार्ट विद एक्वायर्ड इम्यूनिटी. लेट मी गिव यू द कंसेप्ट. जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उस पैथोजन के जो भी एंटीजेनिक पार्ट है, व्हेन आई से एंटीजेनिक पार्ट, एंटीजन जो वर्ड बना है, आई विल बी टीचिंग यू अबाउट एंटीजन इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंटीजन दो वर्ड से मिलके बना है. जन स्टैंड फॉर जनरेशन एंड एंटी स्टैंड फॉर एंटीबॉडी. तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो एंटीबॉडी जनरेशन को शुरू कर सके उसको एंटीजन कहते हैं. ये सेल्फ एंटीजन भी हो सकते हैं और नॉन सेल्फ एंटीजन भी हो सकते हैं. जिसे ब्लड ग्रुपिंग में आपने पढ़ा था क्लास 11th में, वी आर हैविंग सेल्फ एंटीजन फॉर अवर ब्लड ग्रुप. तो ब्लड एंटीबॉडीज बनते रहते हैं. तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक पैथोजन है, और पैथोजन के ऊपर ये पैथोजेनिक साइट्स हैं. पैथोजन की मेम्ब्रेन के ऊपर ये कुछ पैथोजेनिक साइट्स हैं. इनको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कह देंगे. इन पैथोजेनिक साइट के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बनेंगी. हर एक पैथोजन की जो पैथोजेनिक साइट होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते हैं. यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट वी कैन मेक ट्रिलियंस टाइप ऑफ स्पेशल एंटीबॉडीज. हर एक पैथोजेनिक साइट के लिए अलग अलग एंटीबॉडी आता है. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब कोई पैथोजन एंटर करता है हमारे बॉडी में, और उसकी पैथोजेनिक साइट के मुताबिक, इट कुड बी बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी और इट कुड बी विद द हेल्प ऑफ टी सेल एज वेल, जो आगे पढ़ने वाले, आपका बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है. सो व्हेन द इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पैथोजन, वी कॉल दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इज दैट क्लियर? सबसे पहला जो पार्ट पढ़ेंगे दैट वुड बी फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो व्हाट आर द, हाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इनेट इम्यूनिटी, ये भी पढ़ते चले जाएंगे. एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आप अभी याद रख के चले, इनेट इम्यूनिटी इज रिलेटेड विद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डिपेंडेंट ऑन इनेट इम्यूनिटी. हमने कुछ सेल्स का काम पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी में, वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोफेजेस. वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैक्रोफेजेस का काम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट द फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स. सबसे पहला जो फीचर इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर स्पेसिफिसिटी होता है. हर एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगा बॉडी. एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए
एक पर्टिकुलर टाइम का इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगा। देन सेकेंड फीचर याद रखेंगे, इट हैव डाइवर्सिटी, इट इज़ मोर डाइवर्स। इनेट इम्यूनिटी में डाइवर्सिटी नहीं होता है, आपके पास जिस भी तरह का पैथोजन हो ये सारे के सारे रेस्पॉन्सेज एक जैसे ही होते हैं। साइटोकाइन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज सारे के सारे रेस्पॉन्सेज एक जैसे हैं। अगर हम फीवर का ही जिक्र कर लें, देयर आर सो मेनी कंडीशंस विच रिजल्ट इन फीवर। ऐसा नहीं किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में फीवर होगा। समबडी वाज आस्किंग मी, तो फीवर तो इन्फेक्शियस होता है। सी फीवर इज़ ए साइन, और जो पैथोजन है, जो कॉजेटिव एजेंट है, वो इन्फेक्शियस होता है। तो मुझे बुखार आ रहा है, मेरा बुखार आप तक भी पहुंच सकता है, माने आप भी वो साइन शो कर सकते हैं ड्यू टू दैट पैथोजन। तो पहला प्रॉपर्टी होता है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर पैथोजन। इफ यू आर हैविंग ए टाइफॉइड इन्फेक्शन, योर बॉडी वुड बी शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट वीक यू आर हैविंग ए लेट्स से कॉलेरा इन्फेक्शन, खुदा ना करे ऐसा हो, your body would be showing different response. Next week you are having a tetanus infection, different response. Diphtheria infection, different response, and so on. डाइवर्सिटी होता है, स्पेसिफिसिटी होता है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक फीचर ये होता है, इट अनेबल अवर इम्यून सिस्टम टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। इट हेल्प इन discrimination between self and non-self molecule. very 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 important। आपके इम्यून सेल्स को देखो, आगे चल के आप ऑटो इम्यूनिटी भी पढ़ेंगे। आपके इम्यून सेल्स को ये पता होना चाहिए कि किस बॉडी सेल के अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स शो करना है और किसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं करना है। अगर आपके सी एवरी बॉडी सेल इज हैविंग ए लिमिटेड लाइफ स्पैन, दोज विच आर डिवाइडिंग डोंट गो ऑन नर्व्स एंड मसल्स, राइट। सो आफ्टर लाइफ स्पैन दिस सेल नीड टू बी रिप्लेस्ड एंड न्यू सेल नीड टू कम। तो जो डिफेक्टेड सेल है अगर वो रिप्लेस नहीं हुई तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? आंसर वुड बी ट्यूमर। तो जो डिफेक्टेड सेल है उसको ख़त्म करना, जो आपके फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको ब्लॉक करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनका लाइसिस करना, जो भी कुछ करना है, उनको फैगोसाइटोसिस करना, ये सारी की सारी एबिलिटी आती है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सो इट एबल्स आवर इम्यून सिस्टम टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। अभी आगे चल के लेक्चर्स में हम MSC मॉलिक्यूल का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, मेजर हिस्टोकॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं मेरे सेल्स के मेम्ब्रेन पर जो मेरी सेल को मेरा बनाते हैं। माने अगर मैं अपने सेल और आपके सेल को कंपेयर करूं, तो फॉर एग्जाम्पल माई हेपेटोसाइट वुड बी परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन लाइक योर हेपेटोसाइट, स्ट्रक्चरली द कंपोनेंट वुड बी सेम, but there are certain membranous molecule, membranous proteinous molecule which we call major histocompatibility complex, and every individual is having those different MSC molecule. तो मेरे MSC molecule आपके MSC molecule से अलग होंगे। तो कोई भी सेल्फ नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कौन शो करता है? आंसर इज वो किसकी वजह से होता है? आंसर इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। And the last but not the least, it enable our immune system to keep a memory of the infection. Keeping the memory of previous infection is also a property of adaptive immunity or acquired immunity. तो कई बार आ जाता है क्वेश्चन, which of the following are the major features shown by acquired immunity? Remember specificity, diversity, discrimination and memory cell. जो memory है उसमें मैं बहुत आराम से आपको पढ़ाऊंगा about primary and secondary immune response। तो कैसे primary immune response के बाद memory रह जाता है उसका पैथोजन का, और कैसे secondary immune response जनरेट होता है। और कुछ बीमारी लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स तो एडिकेट हो गया है, चिकन पॉक्स से मीजल्स लाइफ में मोस्टली एक ही बार होते हैं, दोबारा क्यों नहीं होता है, वील बी डिस्कसिंग दैट। तो ये पार्ट हमारा क्लियर होगा, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मेमोरी ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। इन दिस पार्ट, इन द मेमोरी ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन, लेट मी टेल यू अबाउट इम्यून रेस्पॉन्सेज, व्हाट आर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। द नेक्स्ट पार्ट विच आई एम गोइंग टू कवर हियर is primary and secondary immune responses. इम्यून रेस्पॉन्स वर्ड तो समझ में आता होगा कि जब भी आपका बॉडी पैथोजेनिक अटैक में है तो आपका बॉडी उस पैथोजेनिक अटैक को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इम्यून रेस्पॉन्स।
immune responses and there are two type of immune responses. पहला जो immune response होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी immune response, प्राइमरी immune response, और जो दूसरा टाइप का immune response पढ़ेंगे that would be your secondary immune response. So our body mainly shows two type of immune response, primary and secondary immune response. अब ये होते क्या है, let me tell you. For example, फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन ने आपके बॉडी को एंटर किया है, पैथोजन इज ए लेट्स से, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ ये आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है. अब आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आपके बॉडी के जो इम्यून सेल्स है वो एनालाइज करेंगे कि भाई ये अपना है या पराया है और इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है. तो जो इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स होता है विच इज़ वेरी स्लो, दैट इज योर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में मेनली डिस्क्रिमिनेशन होता है, या एक तरह से मैं बात करूं वो एक तरह से उसको ना आइडेंटिफाई कर रहा है, आइदर इट इज़ बॉडीज ऑन मॉलिक्यूल, इट इज़ बॉडीज अननोन मॉलिक्यूल. एक सिंपल सा केस पढ़ लो, सुबह सुबह प्रोटीन शेक ले लिया, तो जो प्रोटीन से दे आर गुड फॉर बॉडी और बैड फॉर बॉडी, हु नोज? दिस इम्यून सिस्टम नोज. You know there are so many proteins which are toxins as well. In your biomolecule chapter I have told you about many proteins which are toxin, and your diet is also protein rich. So how your immune response decide that this protein need to be digested and this protein need to be used for the building of muscles and this protein need to be eliminated as soon as possible? That come from your specific immunity or adaptive immunity. तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स स्लो होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है. अगर हम सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में मुताबिक बात करें, इट इज़ स्लो एंड शॉर्ट लिव्ड. तो इनिशियल जब आपको फॉर एग्जांपल कोई पैथोजेनिक अटैक हुआ, पैथोजेनिक अटैक के बाद कैसे कैसे आपके एंटीबॉडी बनते हैं वो भी इसमें बता देते हैं, ग्राफ बना लेते हैं और वो ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ ग्राफ और एक प्लेन पर मैं नंबर ऑफ डेज बता देता हूँ और दूसरे प्लेन पर टाइटर ऑफ एंटीबॉडी बता देता हूँ. टाइटर का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ABS. ABS स्टैंड फॉर एंटीबॉडीज. दिस इज योर डे 1, लेट्स से दिस इज डे 7, दिस इज डे 14, डे 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन. तो हमने तकरीबन 4 महीने का बना लिया ग्राफ. अब डे 1 पर ए पैथोजन, लेट्स से डे 0 पर ए पैथोजन की एंट्री हुई थी, तो अभी इसका आइडेंटिफिकेशन चल रहा होगा. पहले तो इसको बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, पहले इसको इनेट इम्यूनिटी वाले बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले बैरियर्स आएंगे. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगा, एनालाइज कर रहा होगा. तो इनिशियली कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स नहीं होता है. देन जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनना शुरू होता है, डेट एंटीबॉडी इज IgM. सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनना शुरू होता है आपके इम्यून रेस्पॉन्स में, डेट इज IgM. उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता है एंड आफ्टर ए पीरियड वो कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है. आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इसको डेज के हिसाब से ड्रॉ करें, इट वुड बी लाइक दिस. IgM लेट से यहाँ से बनना शुरू हुआ एंड इट लास्ट लाइक दिस 14, 15, 16, लेट से 20 डेज के आसपास ख़त्म हो गया टाइटर. तो इनिशियली आपके इम्यून सिस्टम ने कौन सा एंटीबॉडी बना है? आंसर इज IgM. सेकेंड जो दूसरा एंटीबॉडी बनता है उसका भी टाइटर कम होगा, डेट वुड बी IgG. IgG वुड बी लाइक दिस. इट आल्सो गोज डाउन लाइक दिस. तो कौन कौन से एंटीबॉडी बनते हैं इम्यून रेस्पॉन्स में? वन इज IgM, सेकेंड इज IgG. कंसंट्रेशन दोनों का ही कम होता है. IgG तो मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर, ABS टाइटर इज फेयरली लो. तो आपके बॉडी ने इंटरेक्ट किया पैथोजन से, उस पैथोजन के कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाए. जब एंटीबॉडी बनाएगा तो मेमोरी सेल भी बनेंगे, जो अभी मैं बताने वाला हूँ B सेल वाले पार्ट में. वो एंटीबॉडी काफ़ी नहीं थे उस पैथोजन को ख़त्म करने के लिए. धीरे धीरे एंटीबॉडी का टाइटर का कम हो गया और आप बीमार हो गए, आपने दवाई वगैरह ली और आप ठीक हो गए, पर अब आपके पास मेमोरी सेल हो गए. लेट्स से कुछ महीनों के बाद वो फिर से वापस आ जाता है. आफ्टर सम टाइम डेट अगेन कम्स बैक. कौन वापस आ जाता है? पैथोजन A. आफ्टर सम टाइम देयर इज री एंट्री ऑफ सेकेंड इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन A. जब री इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी सेल के बेसिस पर रेस्पॉन्स आएगा. अभी भी जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनेगा, डेट वुड बी, रिमेंबर डेट
दैट वुड बी IgM. अभी भी जो एंटीबॉडी बनेगा दैट वुड बी IgM. इट वुड बी लाइक दिस, अ क्विक रेस्पॉन्स, स्टिल इट वुड बी IgM. बट जो कंसंट्रेशन ऑफ IgG होता है, इट इज फेयरली वेरी वेरी लार्ज देन IgM. तो आपने क्या पढ़ा, चाहे प्राइमरी रेस्पॉन्स हो या सेकेंडरी रेस्पॉन्स हो, सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा बनता है, IgM. प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में IgG कम बनता है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में IgG खूब सारा बनता है, 3-4 फोल्ड हायर इज देयर. जब सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को पढ़ेंगे, इट वाज स्लो, इट इज अ वेरी रैपिड एंड क्विक immune response. You know what is the other name of secondary immune response? Secondary immune response is also known as booster response. It is also known as booster response. और कई बार इम्यूनोलॉजिस्ट एक और टर्म यूज करते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, वो होता है एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स. बूस्टर रेस्पॉन्स और एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना. तो एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स इज द नेम ऑफ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स और बूस्टर रेस्पॉन्स. इट इज रैपिड एंड क्विक, इट वाज शॉर्ट लिव्ड, इट इज लॉन्ग लिव्ड, एंड IgG is abundant. Titer of IgG immunoglobulin IgG antibody is abundant. It is important to mention here, it is worth mentioning here, IgM is first antibody to be produced during both immune response, during primary as well as secondary immune response. तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स विदाउट एनी मेमोरी सेल होता है, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो बूस्टर होता है आपको बीमार होने नहीं देता. वो जनरली आपके अंदर पैथोजन आया और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स शुरू हो गया, खूब सारे एंटीबॉडीज बन गए, उन्होंने टैकल कर लिया है पैथोजन को. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे बचपन में कोई चिकन पॉक्स वाला बीमारी हुआ था, अब चिकन पॉक्स प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हो गया बॉडी ने, मैं बीमार हो गया, दवाई वगैरह लेके ठीक हो गया, पर उस बीमार होने के दौरान मैंने मेमोरी सेल बना लिए थे. तो जब भी मुझे वो चिकन पॉक्स वाला वायरस आता है, माय बॉडी नोज कि ये इसके पैथोजेनिक मेमोरीज है, इसको ऐसे टैकल करना है. तो जैसे ही वो एंटर करेगा आई विल बी शोइंग सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स. अब मुझे सिम्टम नहीं आएंगे. कुछ लोगों का सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स कमज़ोर होता है, तो उनको शायद 2 बार चिकन पॉक्स हो जाए. ऐसा केस नहीं है कि चिकन पॉक्स 2 बार नहीं होगा, पर जनरली वो लाइफ में एक ही बार होता है. तो क्लियर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स. रिमेंबर इन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स IgG is dominant, it is long lived, it is more effective, it is less effective. IgM is the one जो दोनों में सबसे पहले बनता है, दोनों में ही कम कंसंट्रेशन में बनता है. तो 4 फीचर पढ़े आपने. फर्स्ट फीचर वाज स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, एंड फोर्थ फीचर वाज memory cells, formation of memory cells or formation of memory of the previous infection, and that on the basis of memory जो भी आप इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है. इसी के बिहाफ पर तो आप वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल आता है. वैक्सीनेशन में आप क्या करते हैं कि बचपन में एक अर्ली एज में एक लेस पैथोजेनिक फॉर्म, ऑलमोस्ट नॉन पैथोजेनिक, एटेन्यूएटेड, आप ये याद रखते रहना कि जैसे जैसे बैक्टीरिया को ना रिकल्चर करते जा रहे हो आप, वैसे वैसे उसकी पैथोजेनिसिटी कम हो जाती है. बैक्टीरिया को एटेन्यूएटेड कैसे करते हैं, मुक्के शुक्के मार के नहीं, उनको आप रिकल्चर करते रहिए. तो जैसे जैसे आपकी एजिंग होती जाएगी, आप बूढ़े होते जा रहे हैं, वैसे आपकी भी इम्यून रेस्पॉन्स कम हो रहा है. तो बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी कम हो जाता है जब वो उसको आप रिकल्चर करते रहते हैं. तो एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दे दिया बचपन में, मेमोरी सेल बना दिया. तो जब भी आप री इन्फेक्शन होगा तो आप सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स करेंगे. तो मेनली वैक्सीनेशन में यही था कि भाई आपने एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दे दिया, और वो एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एक प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स शो करा देता है. आपका बॉडी जो है थोड़े बहुत एंटीबॉडी बना देता है, और उस बैक्टीरिया की मेमोरी सेल्स बन जाती है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेमोरी सेल बन जाती है. तो जब भी आपको रियल इन्फेक्शन होगा तो आप सीधा ही एमएनएस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स, एनएमएस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं. तो ये 4 फीचर हो गए आपके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम. दे आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम. वन इज योर ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसका दूसरा नाम होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंड सेकेंड इज योर सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और सिंपली लेट्स कॉल दैट
बी सेल इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। उसके बाद डिस्कस करेंगे वो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इन डिटेल। तो अभी पढ़ा देता हूँ 2 कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग 2 कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, लेट मी गिव यू द आइडिया कि बी सेल और टी सेल बनती कैसे है हमारे बॉडी में। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एडिशनल टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ immune cells, formation of immune cells, or simply let me call that formation of blood cell, as immune cells are also present in blood. Formation of blood cell, immune cells are present in blood as well as lymph. तो हम वो दोनों सेल पढ़ लेंगे जो ब्लड में भी है और लिम्फ में भी है, ब्लड सेल एंड लिम्फोसाइट्स आर ब्लड सेल, अभी ये मान के चल देते हैं। So what is the site for the formation of blood cell? There is a very special structure present in the spongy part of your bone, and that structure is known as bone marrow. And in this bone marrow, there are certain cells which we call stem cell. In this bone marrow, there are certain cells which we call stem cell. And these cells are not differentiated. Stem cell might be totipotent cell or stem cell might be pluripotent cell. If I ask you what is a stem cell? A cell which is not differentiated yet and it can differentiate into any type of body cell, that is what we call stem cell. ये stem cell का जब आप कल्चरिंग वगैरह करते हो तो प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये कल्चर मीडिया है और इस कल्चर मीडिया में आपने एक बड़ा सा सेल रखा है, दिस इज इर्थोब्लास्ट सेल, और ये आगे डिवाइड करके खूब सारे इर्थोसाइट बनाता जाता है, लेट्स से 50 इर्थोसाइट बना दिए। पर जब ये नए इर्थोसाइट बनते तो ये ख़त्म हो जाता है। क्या ये एक स्टेम सेल था? आंसर इज नो। स्टेम सेल का प्रॉपर्टी ये होता है कि जो मदर सेल है, प्रोजिनेटर सेल है, वो ख़त्म नहीं होता है। अगर ये सेल एज इट इज़ है यहाँ पर और बाकी के सेल नहीं बनते जा रहे हैं, ये सेल एज इट इज़ अवेलेबल है, तो व्हेन प्रोजिनेटर सेल डू नॉट डिमिनिश, we call that cell as stem cell. Even most of our body cells have stem cells. Even most of our body cells have stem cell. अभी हम बोन मैरो को लेके चल रहे हैं। तो स्टेम सेल वो होते हैं जो डिवीजन के दौरान डिमिनिश नहीं होते हैं, जो एग्जिस्टेंस में रहते हैं। स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अगर वो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट। अगर आपसे पूछे जाइगोट इज अ सेल, आई गेस जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। जाइगोट कैसा सेल होता है? इट इज़ ए टोटीपोटेंट सेल। और अगर सब में नहीं पर बहुत सारों में हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट सेल। तो इन मैनी टाइप इज प्लूरिपोटेंट, इन ऑल टाइप इज टोटीपोटेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन pluripotent cell of bone marrow. In this bone marrow, there are certain cell which are pluripotent stem cell. Humans adult में totipotent stem cell नहीं मिलती हैं। Is that clear? These pluripotent stem cell, they are of two type. They are generally of two type, or they differentiate into two type of cells. One is myeloid stem cell, myeloid progenitor cell, progenitors, and second is lymphoid progenitors. Second is lymphoid progenitors. If somebody ask you myeloid progenitors किस चीज़ में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आगे चल के बनाते हैं सारे ब्लड सेल विद द एक्सेप्शन ऑफ लिम्फोसाइट। आपके आरबीसी इन्हीं से बनेंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स इनसे बनेंगे, आपके बेसोफिल्स इनसे बनेंगे, आपके ईस्नोफिल्स इनसे बनेंगे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके प्लेटिलेट्स इनसे बनेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सेल्स आरबीसी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इवन मोनोसाइट्स इनसे बनेंगे। दे आर फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल। हम इनके बारे में अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, हमें इम्यून सिस्टम में पढ़ना लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल के बारे में। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल दो तरह के होते हैं। वन इज योर immature B cell, and second is your immature T cell. There is no fun in telling this T cell is matured where? This T cell is matured in thymus, and B cell is matured where? B cell is matured in bone marrow. It is matured in bone marrow.
ओके, कई बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है बर्ड्स के अंदर बोन मैरो के जैसा क्या होता है, तो उसका नाम होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो इन द बर्सा ऑफ फैब्रिकस ऑफ बर्ड्स एंड बोन मैरो ऑफ ह्यूमन बी सेल्स गेट मैच्योर। कुछ बी सेल सब म्यूकोजा ऑफ गट में भी मैच्योर होती हैं, कुछ बी सेल सब म्यूकोजा ऑफ गट में भी मैच्योर होती हैं, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जो मैच्योर बी सेल बनेंगे, दिस मैच्योर बी सेल नाउ दे वुड डिवाइड इनटू टू टाइप, वन वुड बी प्लाज्मा सेल एंड सेकंड वुड बी मेमोरी बी सेल, सेकंड वुड बी मेमोरी बी सेल। ये तो हो गया बी सेल फॉर्मेशन के बारे में। और जो थाइमस में बने हैं, थाइमस में जाके कौन मैच्योर हो रहा है, आंसर इज मैच्योर टी सेल, आंसर इज मैच्योर टी सेल। और मैच्योर टी सेल चार तरह के बन जाते हैं, टी हेल्पर अभी आगे डिस्कस करेंगे, टी साइटोटॉक्सिक, टी सप्रेसर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टी मेमोरी सेल। एक और तरह की प्रोजिनेटर सेल यहाँ से बनती है और उनका नाम होता है नेचुरल किलर सेल। तो एक साल ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो एनके सेल्स होती हैं, ये वो सेल होती हैं जिनके पास बी रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर नहीं होते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया आपने। वो कौन सी प्रोजिनेटर सेल से बनती है, माइलोइड से, लिम्फोइड से, आंसर वाज लिम्फोइड। तो दिस इज हाउ अवर इम्यून सेल्स आर फॉर्म्ड। आगे चल के मैं आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में भी बताऊंगा एक्चुअली। नाउ द टू कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, दे आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स of acquired immunity, components of acquired immunity, one component is humoral immunity. The word humor pertains to, I told you this thing in the basis of introduction of human health. The term humor pertains to liquid. This humor pertains to liquid. Whatever liquid is present in your body, either it is blood or it is lymph, it is humoral immunity. And other name of humoral immunity, other name of humoral immunity is B cell immunity. So first component is B cell immunity, second component is CMI. अच्छा, एक और नाम होता है इस immunity का, this immunity is also known as antibody mediated immune response। तो वो immune response जो एंटीबॉडीज कर रही हैं, जो एंटीबॉडी की वजह से होता है। नेक्स्ट जो सेकेंड कंपोनेंट होगा, दैट वुड बी सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, सेल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और लेट्स कॉल दैट टी सेल इम्यूनिटी। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज cell mediated immune response or T cell immunity. One by one, let me tell you little bit about B cell immunity here and T cell immunity here. अब जो B cell होता है, देखो B cell मैच्योरेशन वगैरह कहाँ हुआ वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये जो ह्यूमन इम्यूनिटी है B cell की वजह से होता है, पहले तो ये लेके चले। बी सेल का क्या कंसेप्ट होता है वो सुनो। फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हेन यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स इन माई बॉडी, द नंबर इज इन ट्रिलियन, द नंबर इज इन ट्रिलियन। मेजोरिटी ऑफ देम आर टी सेल्स, मेजोरिटी ऑफ देम आर टी सेल्स, बट अबाउट 20% इज आर बी सेल्स एज वेल, 20 to 25% आर बी सेल। इन माई बॉडी, in everybody's body, there is a special B cell for a special pathogen. There is a special B cell for a special pathogen. So I might be having millions of B cell in my body. You got my point? This, for example, हम इसको ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो B cell है, it has been having a receptor, और वो रिसेप्टर एक ऐसे पैथोजन के लिए है जो राउंड होता है, जिसका जो पैथोजेनिक साइट है वो राउंड है। राउंड शेप नहीं होता यहाँ पर, मैं तो सिर्फ एक स्पेशल आइडेंटिटी के लिए बता रहा हूँ।
ये जो रिसेप्टर बी सेल है ये डिज़ाइन हुआ है ऐसे पैथोजन के लिए जो ट्राइंगुलर है, ये डिज़ाइन हुआ है ऐसे पैथोजन के लिए जो स्क्वायरिश है, ये डिज़ाइन हुआ है ऐसे पैथोजन के लिए जिसका शेप स्टार के जैसा, कुछ भी हो सकता है। द नंबर इज इन मिलियंस। आपकी उम्र 15 साल हो गई पर अब तक आपको इनमें से कोई भी पैथोजन नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है बॉडी में, तो ये बी सेल एज इट इज़ ही होंगे आपके बॉडी में। जब भी जो रेस्पेक्टेड पैथोजन है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो जाके इंटरेक्ट करेगा बी सेल रिसेप्टर के साथ, जिसको हम BCR कहते हैं। BCR स्टैंड फॉर बी सेल रिसेप्टर। और ये बी सेल मल्टीप्लाई करके अपने जैसे, नाउ अटेंशन प्लीज, अपने जैसे खूब सारे हज़ारों लाखों बी सेल बना लेता है। जब भी कोई स्पेसिफिक पैथोजन एंटर करता है और उस स्पेसिफिसिटी का बी सेल अगर मेरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नोवल पैथोजन राइट नाउ, तो वो बी सेल रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, वो अपने जैसे लाखों बी सेल बना लेता है। अब ये जो बी सेल है इन सब के पास एक ही पैथोजन की स्पेसिफिसिटी है। इन सारे बी सेल को बोलते हैं क्लोन्स। और ये जो ये एक्सपेंशन हुआ है इस बी सेल का, इतने सारे बी सेल में जो एक्सपेंशन हुआ है उसको बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन, उसको बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। तो क्लोनल एक्सपेंशन समझ में आया? जब भी एक पैथोजन एंटर करता है तो उसके रेस्पेक्टिव में जो भी बी सेल है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। एक्सपेंड का मतलब साइज में नहीं बड़ी होती, वो अपने जैसे खूब सारे सेल बनाने शुरू कर देती है। और जो खूब सारे सेल बने हैं सब एक ही पैथोजन के लिए हैं, उसको बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन, और सब सेल को बोलते हैं क्लोन्स। अब इन क्लोन में से कुछ सेल डिफरेंशिएट हो गई, कुछ सेल डिफरेंशिएट हो गई और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो डिफरेंशिएटेड बी सेल होती हैं, दीज आर द सेल्स विच आर डिफरेंशिएटेड नाउ, और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इन डिफरेंशिएटेड बी सेल को बोलते हैं प्लाज्मा सेल। आई विल लव टू हियर दैट स्टूडेंट आंसर हु कैन टेल मी द न्यूक्लियस ऑफ प्लाज्मा सेल इज इन द शेप ऑफ व्हाट। न्यूक्लियस ऑफ प्लाज्मा सेल कैसा बताया था? व्हील शेप्ड। जिसकी को याद आया तो अच्छी बात है। इनमें से कुछ बी सेल जो ये क्लोन्स बने हैं प्लाज्मा सेल बन जाते हैं, और प्लाज्मा सेल इस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट पर सेकेंड 2000 to 20,000 एंटीबॉडी बना सकता है। प्लाज्मा सेल का लाइफ स्पैन 4-5 दिन ही होता है, कई बार तो घंटे ही होता है खाली, पर उन घंटों में वो इस कदर एंटीबॉडी बना देते हैं जो आपकी फाइट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्लोन्स है, ये बने हैं, जब ये एक्टिव हो गए तो ये किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे? आंसर इज दिस वन। ये वाली सेल है जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाई, इसके पास भी किसकी मेमोरी है? इसके पास भी तो इसी पैथोजन की मेमोरी है। और जितने भी अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं इनको बोलते हैं बेटा मेमोरी सेल, इनको बोलते हैं बेटा मेमोरी सेल्स। तो कुछ सेल डिफरेंशिएट करके एंटीबॉडी बनाती रहेंगी और बाकी सेल इस पैथोजन की मेमोरी को लेके बैठ जाती कि अगली बार जब भी तुम आओगे हमें क्लोनल एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना वक्त नहीं लगेगा तुम्हें पहचानने में कि तुम कौन हो, कैसे ख़त्म होगे एंड सो ऑन, एंड वी विल बी एग्जर्टिंग ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी हज़ारों मेमोरी सेल है इस पैथोजन के लिए, अगली बार जब ये पैथोजन आता है तो ये कुछ मेमोरी सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगी, अब डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, ये फिर से ऐसा ही एंटीबॉडी बना दी होगी। अगली बार जब आएगा तो ये डिफरेंशिएट हो जाएंगी। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो अप टू अ लाइफ टाइम तक होता है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है डेट इज़ अप टू अ लाइफ टाइम। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी आपने पढ़ा वो बी सेल इम्यूनिटी है, वो मेनली ब्लड या फिर मैं अगर एग्जैक्ट बात करूँ वो लिम्फ में होती है, डेट इज़ प्रेजेंट इन लिम्फोइड सर्कुलेशन। उसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं क्योंकि खूब सारे एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। क्लोनल एक्सपेंशन क्या होता है? अभी यहाँ पर पॉलीक्लोनल एक्सपेंशन भी बता देता हूँ। आप किसी पेशेंट का वक्त ख़राब था और उसके पास ना 3-4 अलग अलग स्पेसिफिसिटी के पैथोजन एक साथ चले गए, तो यहाँ पे क्लोनल एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पर क्लोनल एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पर क्लोनल एक्सपेंशन हुआ। जो अलग अलग तरह के क्लोन्स बनेंगे उनको बोलते हैं पॉलीक्लोनल एक्सपेंशन। तो व्हाट इज पॉलीक्लोनल एक्सपेंशन? जब अलग अलग तरह की स्पेसिफिसिटी की बी सेल बनने शुरू हो जाते हैं या लिम्फोसाइट बनने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल एक्सपेंशन।
और जब एक ही स्पेसिफिसिटी के बनते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एक्सपेंशन। प्लाज्मा सेल शॉर्ट लिव्ड होती है, मेमोरी सेल लॉन्ग लिव्ड होती है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, who make antibody? Answer is B cell. Which B cell? Differentiated B cell. Which is differentiated B cell? Plasma cell. How you distinguish plasma cell? By wheel-shaped nucleus. They can make antibody per second, 2000 to 20,000. Short-lived है, कुछ आवर्स, कई बार कुछ मिनट्स, कई बार कुछ घंटे और 4-5 दिन. That's it. मेमोरी सेल बहुत ज़्यादा बनेंगे. तो जो आपका ह्यूमन इम्यूनिटी है बेटा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल टॉक्सिन्स. जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, प्रोटोजोवल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन, उसमें ह्यूमरल इतना इफेक्टिव नहीं होता है. उसमें इफेक्टिव होता है सेल मीडिएटेड. सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं. अभी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा जैसे जैसे इम्यूनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे कि बी सेल एक तरह की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होती है. तो आपके पास ना दो ही तरह की लिम्फोसाइट होंगी मेनली, क्या तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होंगी सारी, या फिर आपके पास टी सेल होंगी. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में बी सेल के साथ साथ मैक्रोफेजेस एंड ऑल भी आ जाते हैं. अब टी सेल का अगर जिक्र करें, टी सेल इम्यूनिटी मेजर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी. अच्छा, 2-3 चीज़ें और लिख लो यहाँ पे. जो ह्यूमन इम्यूनिटी होती है वो आपका इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस नहीं करती है. इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस नहीं करती है, वो इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस कर सकती है. वो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रेस्पॉन्ड नहीं करती है. नॉट रेस्पॉन्ड टू कैंसर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस, वो करती है एक्चुअली. ठीक है बेटा. कमिंग ऑन टी सेल इम्यूनिटी, देखो जो टी सेल होती है सिमिलरली आपके पास मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर टी सेल्स. टी सेल दो तरह की होती हैं. मेजॉरिटी ऑफ टी सेल क्या तो इफेक्टर होगी या रेगुलेटर होगी. रेगुलेटर एक ही होती है, उसका नाम मैं लिख दूंगा सप्रेसर, बाकी सारी इफेक्टर ही है. क्या तो सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होगा या सेल्स के फंक्शन को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा होगा. ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है. इफेक्टर मेनली हम बोलते हैं अगर वो पैथोजेनिक के ऊपर अटैक कर रहा है देन इट इज़ इफेक्टर, और अटैकिंग सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है देन इट इज़ रेगुलेटर. आपके पास कितनी तरह की टी सेल होती है? आई जस्ट टोल्ड यू. जो मोस्ट अबंडेंट है उसको बोलते हैं टी हेल्पर सेल. मोस्ट अबंडेंट इज टी हेल्पर. आउट ऑफ दैट ट्रिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट 70% के करीब टी सेल्स ही होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टी सेल. What T helper do? They make certain growth factor and signaling molecule and signaling molecules. What these growth factor and signaling molecules do? These growth factor, see T cell antibody नहीं बनाती है, पर T cell involved होती है in the production of antibody. They are not directly involved in the production of antibody. But these growth factor, it stimulate plasma cell to make antibodies. तो पहला तो कंसेप्ट यही हो गया कि भाई डायरेक्टली टी सेल एंटीबॉडी भले ही ना बना रही हो, पर हेल्पर सेल स्टिमुलेट करती रहती है प्लाज्मा सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए. दे आल्सो स्टिमुलेट साइटोटॉक्सिक टी सेल. साइटोटॉक्सिक T cell to kill pathogens. नाम ही साइटोटॉक्सिक है तो सेलुलर किलर आ गया उसमें. टी हेल्पर सेल सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है. सी आपको ना बताया था आवर बॉडी इज ऑन ए वॉर, और आप ऐसे इमेजिन करके चलेंगे. लेट मी नरेट यू इन ए स्टोरी नाउ. माई बॉडी इज़ ए फोर्ट, एक बड़ा सा किला है, और मेरे फोर्ट के अंदर बहुत अच्छी सिक्योरिटी है. जगह जगह पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और किसी बाहर के नेपाली को, चाइनीज़ को, XYZ जो भी है, उसे मेरे फोर्ट के अंदर इन्वेड करना है. तो सबसे पहले तो इन चेक पोस्ट को पास करना पड़ेगा. ज़्यादातर लोग चेक पोस्ट पे रुक जाते हैं. उन चेक पोस्ट में इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों आ जाते हैं. फिर कुछ पास कर गए हैं और पास करके ना कहीं छुप गए हैं. अब वी आर ऑन ए फाइट, माई बॉडी इज़ फाइटिंग विद दोज इन्वेडर्स.
तो जो मेजोरिटी ऑफ लिम्फोसाइट होती हैं वो ये मेजोरिटी ऑफ जो मेरे सोल्जर्स हैं वो खुद तो नहीं लड़ रहे हैं, पर जो लड़ाकू हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं. दे आर लाइक अवर प्राइम मिनिस्टर, always motivating us to do certain things. He is not like fighting himself. Let it be, no personal comments. तो T helper cell उनमें से है जो देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी का सबसे इफेक्टिव सेल कौन सा था? प्लाज्मा सेल, कि मेमोरी सेल तो कोई इफेक्ट नहीं कर रही है. तो प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ फैक्टर से, मेक मोर एंटीबॉडीज, मेक मोर एंटीबॉडीज. टी सेल में सबसे इफेक्टिव पड़ेंगे हम साइटोटॉक्सिक सेल, और इसको भी ऑल द टाइम स्टिमुलेट कर रहा है, मेक मोर एंटीबॉडीज, मेक मोर एंटीबॉडीज. तो ये तुम्हारे स्कूल में फाइट हो रही है, ये उन दोस्तों में से जो खुद तो नहीं लड़ रहे हैं पर चीयर अप कर रहे हैं कि मारो मारो, दोनों को चीयर अप कर रहे हैं पार्टी को. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज टी हेल्पर सेल. सेकेंड टाइप ऑफ सेल, लेट अस टॉक अबाउट दोज which are fighters, which are killers, and they are referred as to cytotoxic T cell. They are referred as to, second type is T killer cell. देखो नेचुरल किलर अलग होती है, टी किलर अलग होती है. नेचुरल किलर सेल पे TCR नहीं होता. TCR इज टी सेल रिसेप्टर, इस पे TCR होता है. व्हाट इज BCR? बी सेल रिसेप्टर. इन दोनों में भी एक फ़र्क बताना है, तो इनको टर्म्स को यहीं पे लिखा छोड़ देता हूँ. मेरी नज़र पड़ गई तो मैं फ़र्क बता दूंगा. T killer cell or simply called as cytotoxic cell. Simply called as cytotoxic cell. What these cells do? They go and kill the pathogen. That's why the name is cytotoxic T cell. How they kill, sir? क्या जाके उनको ऐसे पकड़ के उनका गला दबा देते हैं? आंसर इज नो. उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गन मशीन्स हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन है, and they go and do the drrr, you know, cytolysis, perforins. They release perforins. They release perforins and they undergo enhanced cytolysis. They undergo cytolysis. अब साइटोलाइसिस के बाद यहीं पर नहीं छोड़ते हैं. पहले क्या किया, ये इन्वेडर है, इसके बॉडी के अंदर खूब सारे पोर्स कर दिए. रिमेंबर दैट स्टेटमेंट. नो पर्सनल कमेंट्स हियर. इसके बॉडी के अंदर खूब सारे छेद कर दिए उसने. और साइटोटॉक्सिक टी सेल सिक्रेट्स अ लॉट ऑफ सिक्रेशन, अ टॉक्सिक सिक्रेशन, जो इन पोर्स से बैक्टीरिया या वायरस जो भी पैथोजन है, पैरासाइट है, उसके बॉडी में जाएगा, इसको लाइसिस करना शुरू कर देगा, या फिर खूब सारा बॉडी में जाएगा वाटर, उसको ब्रस्ट कर देगा. तो साइटोटॉक्सिक सेल जो होती हैं, दे आर द रियल इफेक्टर सेल. दे आर द रियल इफेक्टर सेल. एंड व्हाट दे डू, दे अंडरगो साइटोलाइसिस. तो नेचुरल किलर सेल आल्सो अंडरगो साइटोलाइसिस एंड टी किलर सेल आल्सो अंडरगो साइटोलाइसिस. ठीक है बेटा. थर्ड, तो उधर से फाइट कौन मार रहा है? प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना बना के वो अपने अलग बम फेंके जा रहा है. साइटोटॉक्सिक टी सेल अलग से बम फेंके जा रहा है. थर्ड सेल which is also very important, the name is T memory cell. The name is T memory cell. कई बार होता है ना, एक बार ड्रिल किया, सामने तो पत्थर की दीवार थी, ड्रिल काम नहीं किया, फिर दूसरी साइड में ड्रिल लगाया, किया तो काम नहीं किया, और 5-6 अटैम्प्ट के बाद वो जाके साइटोलाइसिस हुआ है. अब मेमोरी रख लेंगे कि इसके जो रिसेप्टर्स है वो इस ग्रुप के पास है. तो मेमोरी टी सेल्स, दे आर वेरी वेरी आई विल से इम्पोर्टेंट. लाइक बी मेमोरी सेल्स इम्पोर्टेंट था, ऐसे ही टी मेमोरी सेल्स इम्पोर्टेंट था. इसको पता तो होना चाहिए किसको ड्रिल करना है, किसको नहीं ड्रिल करना है. डिफरेंशिएशन इसको पता तो होना चाहिए, ड्रिलिंग किस तरह से करनी है, साइटोलाइसिस परफोरेंस कौन से हैं, और परफोरेंस के साथ साथ ये सिक्रेशन ये कौन से बनाने हैं, टॉक्सिक सिक्रेशंस. नेक्स्ट वुड बी टी मेमोरी सेल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक फाइट में हो, आपके पास चीयर अप करने के लिए बहुत है, आपके पास ना फाइटर्स बहुत हैं, आपके साथ 4 लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इफिशिएंट है पंचिंग में. फिर 4 लोग हैं जो उनको पंच भी कर रहे हैं, कम ऑन फाइट फाइट फाइट. फिर 4 लोग हैं जो याद भी रखने हैं, अच्छा ठीक है इन्होंने मारा, हमें यहाँ पे अगली बार से याद रखेंगे. तो अगर सब ऐसे ही चलता रहेगा तो बॉडी तो ब्रस्ट कर जाएगा कुछ दिनों में, या कई बार ऐसा होगा फाइट में अपनों का नुकसान हो जाएगा, बॉडी की खुद की सेल को मारना शुरू कर देंगे. तो देयर शुड बी सम पर्सन लाइक मी हु इज़ वेरी mature and who can tell when to stop, who can tell T helper cell कि अब तो बस करो, इतना स्टिमुलेट मत करो प्लाज्मा सेल को, अब बस करो, इतना स्टिमुलेट मत करो साइटोटॉक्सिक सेल को, वरना ये इन ग्रोथ फैक्टर को बनाना बंद कर दो प्लीज. देयर शुड बी सर्टेन सेल विच कैन सप्रेस इम्यून रेस्पॉन्स.
and the name is T suppressor cell. The fourth type of cell is T suppressor cell, and they suppresses helper as well as they suppresses T killer. Due to this function, this cell is known as regulatory cell. तो अगर रेगुलेटरी सेल के बारे में पूछा जाए तो आप टी सप्रेसर सेल याद रखना, और इफेक्टर सेल के बारे में पूछा जाए तो मेजर इफेक्टर सेल इज साइटोकिलर। इनको ये भी इफेक्टर और इफेक्टर में ही ले लेते हैं, पर इनको ऐसे क्लासीफाई नहीं किया जाता। अब सोचो एक कंडीशन, सप्रेसर सेल नहीं है आपके पास, कम हो गई, और हेल्पर सेल ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा? आंसर वुड बी ऑटो इम्यूनिटी। आपका जो ये टी किलर सेल और प्लाज्मा सेल है खुद की सेल को मारना शुरू कर देगा। तो टी सेल इम्यूनिटी बाय दीज 4 सेल, बी सेल इम्यूनिटी बाय दीज 2 टाइप ऑफ सेल। अच्छा है, ये लिखा हुआ है। देखो जो टी सेल रिसेप्टर होता, मैं बी सेल रिसेप्टर के बारे में बता दूं, जहां भी बी सेल रिसेप्टर होगा उसके साथ एक मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होगा। मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी इज प्रेजेंट विद ए बी सेल रिसेप्टर। अभी याद रखे चलेंगे, अ मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी इज प्रेजेंट विद बी सेल रिसेप्टर, there is no membrane bound antibody with T cell receptor. T cell receptor is simply protein. There is protein along with the antibody. तो जो आपकी T cell immunity होती है बेटा, it protects you against bacteria, it protects you against virus, it protects you against parasites, it protects you against fungus, even it is effective against cancer. इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, ऑर्गन रिजेक्शन में कौन सा इम्यूनिटी इन्वॉल्व होता है? आंसर इज सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। ठीक है बेटा, ये हो गए 2 कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। दीज आर अबाउट 2 कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, बी सेल इम्यूनिटी एंड टी सेल इम्यूनिटी। आगे भी इम्यून रेस्पॉन्स में कई जगह जिक्र होगा बी सेल इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी का। यह मैं एक छोटा सा पार्ट और ऐड करूँगा जो आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, पर कैसे आपका बॉडी, कैसे बी सेल इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी काम करते हैं ये बताऊंगा जब एमएससी मॉलिक्यूल पढ़ा दूंगा, कि कैसे कोई भी पैथोजन जाता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैसे काम करते हैं, और कैसे टी सेल रिसेप्टर काम करते हैं, और कैसे ये टी हेल्पर सेल बाकी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। तो दिस इज ऑल फॉर राइट नाउ। अगले लेक्चर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी, देन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और बाकी के पार्ट आई विल बी कवरिंग। टेक केयर, प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ाई करते रहें। और इस बार बहुत ख़राब परफॉर्मेंस किया टेस्ट में, तो मैं बहुत खफा हूँ आपसे, और मैं खफा हूँ तो क्लास इज डिसमिस। थैंक यू।